नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी लोग ठीक ही होंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रस्तावना। और प्रस्तावना में 3 चीज़ें हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और परिवर्तनीय और जस्टिसिएबल यानी न्याय योग्य है या नहीं है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देख लेंगे। और जो संशोधनीय है या नहीं है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक में नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग हैं, उसमें से कुछ जोड़ा भी गया है, और सब मिलाकर जोड़े हुए भागों को बता दें तो 25 हैं। यानी वो जो भाग जोड़े गए हैं और उन जोड़े हुए भागों को लेकर बताएं तो वो हमारे हैं 25। यानी वैसे शुरू से ही हमारे 22 भाग हैं, जिसमें से 2 को डिलीट मार दिया गया है। वो हैं हमारे 7 भाग और 9 भाग। तो 9 भाग को फिर बाद में जोड़ लिया गया, लेकिन 7 भाग को नहीं जोड़ा गया। वो जम्मू कश्मीर जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कि 7 नंबर में क्या है, 7 भाग में क्या है, 7 और 9 में क्या था, कि इसमें से हटा करके इसको ख़त्म ही कर दिया गया। हम लोग पढ़ते नहीं, सीधे 6 पढ़ते हैं, 6 के बाद 8 पढ़ लेते हैं। 9 हट गया था, अब जोड़ दिया गया जब से ये हमारे पंचायती राज्य जब आ गए, फिर उसके बाद उसको शामिल कर दिया गया उसी में। तो जो जोड़े गए भाग हैं वो हमारे हैं 4A और 14A और 9A और 9B। इन सभी लोगों को जोड़ दें और 2 को हटा दें तो यानी हमारा बचता है 25। यानी कितने हमारे भाग हैं? 25। और अगर शुरू वाले भागों को कहें, इन भागों को न जोड़ा जाए तो हम कहेंगे 22 भाग हैं। तो इतने हमारा ये चीज़ क्लियर हुआ। अब बात ये होती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखिए, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या है क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक रजिस्टर लाया, और बहुत अच्छा रजिस्टर है, बहुत सुंदर है, उसमें लाइनें बनी हुई हैं, डेट ओट डालने की जगह है, सब चीज़ें अच्छी हैं। और रजिस्टर लाया और उसके पीछे कुछ बातें लिखी हुई हैं, कोटेशन लिखा हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है। और उस कोटेशन को उस जो रजिस्टर के पीछे जोड़ देते हैं। तो क्या वो लिखी हुई सुंदर बातें, कोटेशन, रजिस्टर को रजिस्टर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कि या फिर अगर वो लिखी हुई सुंदर बातें पीछे नहीं भी रहती तब भी हम रजिस्टर को रजिस्टर ही कहते। तो अगर वो बातें नहीं लिखी, सुंदर बातें नहीं लिखी होती, तब भी रजिस्टर को हम रजिस्टर कहते। ऐसे समझिए। दूसरा चीज़ कि जैसे आपने कोई बुक लेने गए और बुक ले करके आप आए, और बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई वो तो हैं, और कुछ अलग बातें वो उस पर लिखी होती है उसके कवर पेज पे। तो बात ये आती है, क्या वो कवर पेज उस बुक का हिस्सा है या नहीं है। देखिए, तीसरा एक और एग्जांपल दे देते हैं इसके लिए। वैसे तो है कि वो कवर पेज उस बुक का हिस्सा नहीं है। अगर वो हिस्सा नहीं भी होता, कवर पेज नहीं होता, तब भी बुक में लिखी हुई बातें वही रहती, बदल नहीं जाती। और तीसरी चीज़ हम एक मीठा को लेकर के दे रहे हैं, कि ये कोई मीठा आपका मन कर रहा है खाने के लिए, और आप गए, हलवाई बहुत शानदार बर्फ़ी बनाया हुआ है, और
वो जो बर्फ़ी है, बर्फ़ी के ऊपर एक परत लगाया हुआ है, वर्क है जो सिल्वर कलर का है। तो सवाल ये आता है, क्या वो सिल्वर कलर जो है वो बर्फ़ी का पार्ट है या नहीं है? क्या वो सिल्वर कलर नहीं रहता तो हम बर्फ़ी को बर्फ़ी नहीं कहते या फिर बर्फ़ी नहीं बनती? तो इसका जवाब ये है कि वो जो सिल्वर है वो उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बनाने के लिए रखा गया है, न कि उसका कोई पार्ट है। तो ये चीज़ें सभी लोगों के मन में आ रही थी। तो देखिए, जब संविधान बना ना, संविधान को बनाया गया, तो उसमें जो संविधान निर्माता थे उन लोग हर एक आर्टिकल पे चर्चा किए थे, हर आर्टिकल पे सहमति बनाई थी, जनमत नहीं कराए थे, लेकिन सहमति सभी लोगों का सहमति बना करके सारे आर्टिकल को पास किया गया था। और जब प्रस्तावना की बात आई तो इन लोगों ने भी एक कोटेशन बनाया, सुंदर से बातें लिखी उसमें, और वो सुंदर से प्रस्तावना को, कोटेशन को स्टेटमेंट मान करके उसको, उस सुंदर लिखी हुई बातों को संविधान के आगे पृष्ठ पर रख दिया गया। तो बात ये है कि जो प्रस्तावना है हमारा, वो उन सुंदर लिखी हुई बातों की तरह है, उस कवर बुक के या रजिस्टर के कवर पेज की तरह है, जो कि शुरू में ला करके उसको जोड़ दिया गया, उसकी सौंदर्य को बढ़ा दिया गया है। तो अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहले लिख लेते हैं, भाग है, भाग यानी हिस्सा, भाग नहीं मान कर चल रहे हैं हम, हिस्सा मान कर चल रहे हैं। क्या ये भाग है या नहीं है। अब देखिए, इसमें हर वर्ग ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया है अपने बारे में। इसमें एक वर्ग है जो मानता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो मानता है संविधान इस संविधान का भाग नहीं है। तो हम कुछ केसेस देखेंगे कि हालांकि 20-25 ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें से हम बहुत 4 ही 5 6 ऐसे हैं केस को लेकर के चलेंगे, इससे पूरी संविधान समझ में आ जाएगा प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और कौन सा वर्ग मानता है कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और कौन कौन से वर्ग मानते हैं कि संविधान का भाग है। तो देखिए, सबसे पहले केस के नाम हम बता दे रहे हैं। तो वो कैसे है, बेरूबाड़ी यूनियन 1960, दूसरा है सज्जन सिंह 1965 केस, फिर गोलकनाथ 1967 केस, और चौथा जो है हमारा केशवानंद भारतीय केस, और पांचवा जो है SR बोमोई, और छठा जो है वो हमारा है LIC 1995। ये इन केसों को हम पढ़ेंगे, एकदम पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कि ये केस क्या था, वो किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और किन केसों में उनको कहना पड़ा नहीं, ये महत्वपूर्ण भाग है। तो पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए, पहला केस लेते हैं हम, बीरूबाड़ी। देखिए, बीरूबाड़ी केस क्या है, ज़मीन के संदर्भ में है। देखिए, बीरूबाड़ी एक जगह का नाम है जो कि पहले भारत में हुआ करता था, अब वो है पाकिस्तान को हमने दे दिया। तो देखिए, क्या होता है कि जब बॉर्डर की सीमाएं आती हैं, बॉर्डर होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके रहता है। देखिए, ये ऐसे ऐसे लाइनें रहती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि सभी, हाँ, ऐसी इस तरीके की लाइनें रहती हैं। तो दोनों तरफ की सीमाओं को
दोनों लोगों को परेशानी होती है, अपना हर एक पॉइंट पर सेना लगाना पड़ता है, सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम क्यों ना ये ज़मीनें एक सहमति बना करके कुछ जो ज़मीनें हैं पाकिस्तान को दे दिया जाए और पाकिस्तान की कुछ ज़मीनें जो है आपने ले लिया जाए। तो यही सहमति को देखते हुए ये बीरूबाड़ी का केस है। तो जो विपक्ष है, विपक्ष ने एक केस दायर किया। वो केस क्या था? यही बीरूबाड़ी ये केस इन्होंने ये दिया, क्या संविधान के पास संसद के पास इतनी शक्ति है जो कि हमारी ज़मीन की अपने दुश्मन को सौंप सकती है, या फिर दुश्मन की ज़मीन आप अपने कब्जा कर सकती है। तो इस चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष गया। तो देखिए, अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में अब ये चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए और ये चीज़ उन्होंने बात रखी। अब सुप्रीम कोर्ट का पहले क्या जवाब दिया देखिए, हमारे संविधान में सबसे पहले सरकार ने इस बात को इस चीज़ को पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही बुला ली। देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, सभी सरकारें इसका गलत इस्तेमाल कर लेती हैं और बहुत लोग करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अपने यहाँ बुला लेता है और उससे सहमति मांगता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो वो है 143 यानी 143। इसको आई लव यू के नाम से भी जानते हैं, यानी आई एक पर आता है, लव 4 अक्षर होते हैं, यू में 3 होते हैं। तो मतलब कि बुला लेते हैं कि आइए चाय पी लिया जाए। तो चाय के बहाने पर उसको या तो चिट्ठी के माध्यम से दे सकते हैं। तो अब इस आर्टिकल में इसका भाग 1 है, तो वो कहता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई बाध्य नहीं है कि नहीं उनको जवाब देना ही देना है, जवाब नहीं भी दे सकती है। और उसने जवाब दी तो सरकार माने या ना माने, भाई एक राय के तौर पर उसने पूछ लिया था। हालांकि लोग मान लेते हैं, जितनी सरकारें हैं अभी तक मान ली हैं, हर बात मान लेते हैं। तो उन्होंने जो राय दी, इनका मर्जी, माने या ना माने इनकी मर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी वो राय ये थी इन लोगों का कि हमारा क्या हमें ज़मीन देने का या लेने का अधिकार है या नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछा कि अगर हम उस ज़मीन को जोड़ना चाहें अपने संविधान में तो किस तरह से जोड़ेंगे? क्या आर्टिकल 3 के तहत जोड़ लें? जो आर्टिकल 3 है वो किसी राज्य को जोड़ने और तोड़ने का इसमें जिक्र किया गया है कि कैसे किसी राज्य को तोड़ेंगे और कैसे किसी राज्य को जोड़ेंगे। क्या इसके तहत कर दें? या फिर तीसरा वर्ड इन्होंने कहा कि आर्टिकल 3 और 368 के तहत, यानी 368 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे पूरे संविधान में। 368 ये कहता है आप संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी बहुमत होनी चाहिए। राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में बहुत मेजॉरिटी के साथ रहेगी, तब जा कर के कुछ परिवर्तन होगा। इस तरीके से नहीं होता है, आसान तरीके से कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये बहुत कठिन थोड़ा सा माना जाता है 368। तो इन्होंने पूछा क्या हम 368 और आर्टिकल 3 के तहत संशोधन कर दें उसको? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना तर्क दिया है, क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकार है, आप किसी को अपना ज़मीन दे सकते हैं
और किसी का ज़मीन आप ले भी सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, जो आर्टिकल है संविधान जोड़ने और तोड़ने का, राज्य को तोड़ने और जोड़ने का, उसके तहत कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इस आर्टिकल के तहत नहीं कर सकते। और रह गए 368, तो आप इसके तहत कर सकते हैं। 368 और 3 दोनों के तहत आप कर सकते हैं। यानी 2 में कहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 3 जो राज्यों को जोड़ने और तोड़ने का प्रावधान है आर्टिकल 3 में, उसके तहत आप नहीं कर सकते, कोई ज़मीन आप नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट में अब जो विपक्ष थे, विपक्ष तो एक एक वर्ड ढूंढते ही रहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाया है उसके तहत। फिर जो विपक्ष के वकील थे उन्होंने फिर दायर किया, कहा कि हमारे अगर ये ज़मीन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो हमारे प्रस्तावना में एक बात लिखी हुई है, वो ये है, क्या है, यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता। और भारत की एकता है, यूनिटी ऑफ इंडिया है, वो कहती है हम हमारी जो संसद है वो कोई भी ज़मीन न तो अपने दुश्मन को दे सकती है, न तो दुश्मन की ज़मीनें आपस में ले सकती है। तो अब जो पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि उसमें संप्रभुत्व तो लिखा हुआ है प्रस्तावना में संप्रभुत्व है, जो कि ये आदेश हमको देता है, वो ये कहता है, शोरवल ये कहता है कि हम अपने नीतियाँ खुद बनाएंगे, अपनी जो विदेश नीति है, जितनी भी नीतियाँ हैं, हम खुद बनाएंगे। यानी ये कह रहा है कि हम अपनी ज़मीन दूसरों को दे भी सकते हैं और दूसरों की ज़मीन आपस में ले भी सकते हैं। तो ये प्रस्तावना के तहत इन लोगों ने आपस में सुप्रीम कोर्ट में ये बातें रखी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आ रहा है, इन सब चीज़ों को सुन करके अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे रहा है। पहली जो ये केस गया था बीरूबाड़ी के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि पहले तो वो सीधे सीधे कह दिया जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी उस मिठाई या कवर पेज की तरह है जो कि इसकी सौंदर्य को बढ़ा देता है। तो यानी संविधान का भाग नहीं है कौन, प्रस्तावना। ये जज साहब कर रहे हैं, इन्होंने ही कहा था। तो अब दूसरी बात आती है, क्या जो प्रस्तावना है क्या संसद को कोई शक्ति देती है या उसकी शक्ति को कम करती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्या शक्ति देती है और क्या उसकी शक्ति को कम करती है। तो इसमें संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न तो कोई शक्ति देती है प्रस्तावना, न तो संसद को कोई शक्ति देती है, न तो संसद से कोई शक्ति लेती है, कम करती है। और तीसरा, और उसके बाद में तीसरा चीज़ उन्होंने ये कहा, हम प्रस्तावना का माइंड सेट समझेंगे। माइंड सेट क्या था, प्रस्तावना जब कहीं पे कंट्राडक्शन या संदेह हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, राज्यों में केंद्र और राज्य में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, तो हम माइंड सेट समझेंगे कि उस समय जो संविधान निर्माता थे उनके मन में जब ये आर्टिकल लिख रहे थे तो उनके मन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में थी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को लिखा गया है। यानी कहीं संदेह हो जाए तो फिर हम प्रस्तावना का यूज कर सकते हैं, ये जज साहब ने कहा। और उस समय ज़मीन का लेन देन हो गया। फिर इसके बाद दूसरा केस आया जब कोर्ट के पास, दूसरा केस का नाम क्या था, सज्जन सिंह और गोलकनाथ। देखिए, सज्जन सिंह और गोलकनाथ का केस ये है कि इन लोगों का ज़मीन उमीन था, उसको सरकार ले ली थी। एक वो बनाई थी और बना करके
कानून बनाई थी, कानून बना करके उनके लोगों की ज़मीनें को ले ली थी। तो देखिए, जब नेहरू जी की सरकार बनी थी तो सबसे पहले उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था, जो 17वां अमेंडमेंट है। उन्होंने अमेंडमेंट ये किया कि जो भी सरकार ज़मीनें ले लेगी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर समीक्षा न्याय नहीं कर सकती। यानी वो उसको उस पर कोई भी नहीं चलेगा, जो जुडिशियल समीक्षा यानी न्याय समीक्षा नहीं कर सकती। तो इन्होंने एक आर्टिकल बनाया था 1991 में। ये जान गए थे कि यदि गरीबी दूर करना है तो हमको एक आर्टिकल बनाना पड़ेगा जो कि लोग सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं। तो उन्होंने 9 शेड्यूल बनाया था। आप पढ़ेंगे, शेड्यूल वाला पढ़ेंगे तो उसमें तो 1991 में उन्होंने एक शेड्यूल बनाया जिसका नाम था 9 शेड्यूल, और उसमें उठा करके ये केस डाल देते थे। जब उसमें पड़ जाती थी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई विचार नहीं करेगा उस पर। तो इन लोगों ने ज़मीन के केस था, यानी गोलकनाथ वर्सेस राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान और गोलक सिंह वर्सेस पंजाब। तो ये पंजाब के रहने वाले थे और ये राजस्थान के रहने वाले थे। तो इन लोगों के संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, तो इन लोगों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है, इसमें दो जज बैठे थे और इस वाले में सात जज बैठे थे और 7 जज ने निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इसमें देखिए 2 जज बैठे हैं, तो ये 2 जज हालांकि इनकी बातों को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन ये बैठे बैठे ना एक जैसे होता है ऑबिटर डिक्टा में ये होता है कि जैसे न्याय देते देते ये लोग अपना जैसे बेंच लगा हुआ है तो बैठे बैठे इन्होंने एक अलग से बात कही, वो न्याय में नहीं आता कि देखिए प्रस्तावना जो है संविधान का भाग मानना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सौंदर्य के रूप में ना देखिए इसको, आप थोड़ा सा इसके विचारों के बारे में देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है उसके संदर्भ में इन्होंने ये कहा। वो दोनों जज ने अपना अलग से एक बात कही जिसको हम ऑबिटर डिक्टा, वो न्याय में नहीं आता कि नहीं हमने एक न्याय दे दिया कि, और ये दे भी नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 ही जज हैं और इसमें 7 जज बैठे हैं। यानी देखिए एक चीज़, जो बड़ी बेंच है वो छोटी बेंच को खारिज कर सकती है, लेकिन छोटी बेंच बड़ी बेंच को खारिज नहीं कर सकती है। यानी जो बड़ी बेंच ने निर्णय दिया है वो बहुत सोच समझ करके दिया है, बहुत सोच समझ करके उसने ये बात कही होगी। तो ये दोनों जज थे, इन्होंने अपना बैठे बैठे ये कह दिया कि नहीं, इसको ऑबिटर डिक्टा में इसको मानना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि इसको इस सौंदर्य के रूप में देखें। चलिए, इनकी बात ये हो गई। और तीसरा केस आया। अब तीसरी केस तो और ही महत्वपूर्ण निकल गई। तीसरी केस ये है कि केशवानंद भारतीय केस। केशवानंद भारतीय केस आया 1973 में। तो 1973 में केशवानंद भारतीय केस ने क्या कहा, इन्होंने लेकर के आया, कहा क्या सरकार के पास इतनी शक्ति है जो कि कोई भी आर्टिकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ से छीन ले। यानी कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हाथ से वो क्या कर ले, छीन ले, उसके पंजे से निकाल ले। यानी उस पर समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी, जुडिशियल पिटीशन ना हो सके। तो ये चीज़ लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दायर किया। अगर ये शक्तियां हैं, संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, कुछ भी लिख सकती है, तो ये चीज़ है तो ये गलत है। अब इनकी तो ज़मीन थी, मठाधीश थे, पंडित थे, तो इनकी ज़मीन थी कई एकड़ में, हज़ारों एकड़ में। वो सरकार ने एक
बनाया था, नियम पास किया था, और नियम पास करके उसको ले लिया था और उसको डाल दिया था 9 शेड्यूल में। और 9 शेड्यूल में गया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार भी नहीं कर सकती, उससे हाथ से पावर छीन गया। अब इनको लगा था बहुत बड़ा झटका, और इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से, अगर ये चीज़ें हैं तो ये बहुत ही गलत है, इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ विचार ही नहीं कर सकती। तो यही चीज़ लेकर के उन्होंने एक केस बना करके दायर किया था। हालांकि ये हार गए थे, लेकिन इनके ही संदर्भ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर के सामने आई। और अब तक जितने लोग पढ़ेंगे ना, सभी लोगों को, केशवानंद भारती 2020 में ही मृत्यु हुई है इनकी, अभी इसी कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई है। तो जो भी अगर यदि ये पढ़ेगा तो हमेशा उसको ये चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया ये क्यों लेकर के आए थे, क्या चीज़ का इनका जिक्र हुआ था। तो इन जो 29वां संविधान संशोधन कराया गया था वो इन्हीं के संदर्भ में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में ये संदेश दिया था, सबसे आज तक की सबसे बड़ी बेंच लगी है तो इन्हीं के, यानी 13 जजों की बेंच है, यानी 13 जज बैठे हैं। और अब तक जो जज बैठे हैं वो किसी में 7 बैठे हैं, किसी में 2 जज बैठे हैं, और ये सबसे बड़ी 13 जज बैठे हुए हैं। तो यानी अब सीधी सीधी सी बात आ गई कि ये 13 जज 7 जज और 2 जज की बातों को खारिज कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने संदर्भ में ये कहा कि देखिए, संसद को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान लिखने का अधिकार नहीं है संसद के पास। संसद के पास वो शक्ति नहीं है। तो अब तो थोड़ा सा ये पूछे कि क्यों नहीं है, तो इन्होंने, जो वहाँ के जज थे, उन्होंने ये कहा क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि आप संविधान नहीं लिख सकते, आपको लिखने का अधिकार है तो उसमें संशोधन। वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी बनाने में। देखिए, हम बात कर रहे थे केशवानंद भारती की। तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी अच्छी तरीके से सरकार को समझा दी थी कि देखिए, आपको जो शक्ति है वो संविधान लिखने की नहीं, आपको संशोधन करने की है। आपके पास वो शक्ति नहीं है कि आप संविधान लिख सकें। और ये उन्होंने पूछा संशोधन मतलब, तो इन्होंने संशोधन के लिए समझाया कि देखिए, कोई रूम है और उसमें कोई मान लीजिए कि खिड़की नहीं है, आपने खिड़की लगवा दिया, रोशनी नहीं आ रही है, रोशनदान, आपने रोशनदान लगवा दिया, और उसमें आपने ये प्लास्टर उखड़ गया, आपने प्लास्टर लगवा दिया, तो ये संशोधन है। और आप यदि नींव को ही उखाड़ रहे हैं, नींव से ही बना रहे हैं, तो ये आपका संशोधन नहीं, पुनर्लेखन है। संविधान का संशोधन नहीं, ये क्या है, पुनर्लेखन है। और ये कह करके कोर्ट ने सरकार को समझा दिया पूरे अच्छे तरीके से। यानी प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, उसको इस तरीके से न देखा जाए कि वो सुंदरता के लिए उसमें जोड़ा गया है, उस कोटेशन की तरह जोड़ा गया है। ये 13 जजों की बेंच कर रही है। और इसका यूज व्याख्या करने के लिए करेंगे, यानी इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या, यानी जब कहीं राज्य को व्याख्या करनी हो या फिर कहीं संदेह हो जाए, 2 राज्यों के बीच में मतभेद हो जाए, तो इनकी शक्तियों के बारे में हम बताएंगे। और इसके आधार पर, यानी जो संविधान निर्माता थे उनके विचार में क्या चल रहा था, जो आर्टिकल है, आर्टिकल में जो बातें लिखी हुई हैं, क्या वो जो संविधान निर्माता के दिमाग में चल रहे थे, क्या वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसने कह दिया है तो किसी के, अब कितने भी जज यहाँ पर बैठे हैं, इनके पहले
वो इनकी बात को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जजों की बेंच यही है। 13 जजों की अब तक 2021-22 चल रहा है, इसमें अभी तक इतने बड़ी जज नहीं बैठे हैं। 13 जजों ने कह दिया तो कह दिया। अब इन्होंने अपना तर्क क्या दिया था? तर्क पहले इन्होंने ये दिया था कि जिस तरीके से सारे आर्टिकल पास किए गए हैं उस तरीके से प्रस्तावना भी पास किया गया है, इस वजह से ये उसका भाग है। और दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया कि जब राज्यों और इनके बीच कोई संदेह हो जाए, किसी चीज़ की व्याख्या नहीं हो पा रही है, तो हम इस चीज़ को मान करके व्याख्या दे सकते हैं, व्याख्या उसकी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और अगली केस जो आ रही है वो यानी एस.आर. बोबोई। तो एस.आर. बोबोई जो हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और इनके ऊपर विपत्ति ये आई है कि या मुख्यमंत्री से इनका पद क्या किया गया है, छीन लिया गया है। तो देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, सारी सरकारें एकदम गलत इस्तेमाल करती हैं इसकी, जब भी होता है तभी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट पूरा अच्छी तरीके से समझा देगी कि आप 356 का यूज कब कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कब लगा सकते हैं, ये केस में पूरी अच्छी तरीके से समझा दी है। तो ये जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं 1994 में। तो जब हमारे संविधान में एक आर्टिकल लिखा हुआ 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाना रहता है तो इसका यूज करते हैं, इसको बदनाम आर्टिकल भी कहते हैं। जितने केंद्र सरकार में ये लोग, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, इंदिरा गांधी आई और मोरारजी देसाई आए, ये लोग इसका इतना गलत इस्तेमाल किया कि पूरी तरीके से ये बदनाम हो गई। और ये जो आर्टिकल है 356 और इसमें पूरी सरकार समझा देगी, देखिए आपको ये ऐसा सिचुएशन आए तब आपको लगाना है। तो इन्हीं के समय में अयोध्या जी का एक कांड हुआ था, राम मंदिर का, वहाँ पे लोगों को काटा गया था, हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई गई थी। तो बीजेपी शासित राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, यानी 356 बदनाम आर्टिकल लगा करके उन मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। उनके मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनको भंग कर दिया जाता है और राज्यपाल के माध्यम से और अन्य सुविधाओं के माध्यम से हम राज्य जो है केंद्र के अधीन आ जाती हैं। तो अब देखिए एक ये हो गए और 4 केंद्र शासित वो बीजेपी शासित प्रदेश के जो लोग थे वो आ गए। ये लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट दौड़कर पहुंच गए, इन्होंने केस कर दिया ये लोगों ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये जवाब दिया, देखिए प्रस्तावना जो है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। कोर्ट कह दी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। और दूसरा चीज़ पंथ निरपेक्ष, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, यानी यूनियन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी एकता और अखंडता। और ये जो चीज़ें हैं हमारे प्रस्तावना में हैं, और प्रस्तावना जो है हमारा संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। और कोई भी सरकार यदि 356 का यूज तब करेगी जब कोई राज्य के मुख्यमंत्री संविधान के तहत कार्य नहीं कर रहे हैं, तब आप उनको बर्खास्त कर सकते हैं। यानी अब जो आप 356 लगाएंगे, वैसे तो पहले मन में आ गया लगा दिए, जहाँ हुआ वहीं लगा दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मन में आया कि अब एक कानून बनाना चाहिए जिससे किसानों जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनकी ज़मीन छीनना चाहिए, 356 लगाए, कानून बनाए। क्योंकि उनके कोई जो मुख्यमंत्री थे, स्टेट के मुख्यमंत्री थे, वो इनके साथ नहीं दे रहे थे। जब साथ नहीं दे रहे थे 356 लगाए, उनकी शक्ति को छीने और अपना कानून बनाए और ज़मीनों को छीनना चालू कर दिए थे।
तो अब इन्होंने को कहा, देखिए अब ऐसी सिचुएशन आएगी जब संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहा है, तब आप 356 इस्तेमाल करेंगे, ये अब कह दिए। यानी इन्होंने भी कहा कि प्रस्तावना जो है हमारा महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि ये नहीं भी कहते तब भी 13 जजों की बेंच ऊपर कह दी है, और ये उनकी कही हुई बातों को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 4 ही जज बैठे थे। और जो अगला केस अब आया है वो है LIC 1995। देखिए, आप जीवन बीमा कराते हैं उसको लेकर के है। तो ये जब आई थी LIC आया था, तो उसमें ये बताया गया, LIC वालों ने कहा था कि इसको सभी लोग नहीं करा सकते, LIC जीवन बीमा सभी लोग नहीं करा सकते, ये बस वही लोग करा सकते हैं जो सरकारी सर्विस में हैं, यानी सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकार की कोई से जुड़ी कोई कंपनी है, यानी लिमिटेड प्राइवेट। तो लिमिटेड प्राइवेट में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग इसमें जीवन बीमा करा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक उसमें वकील साहब थे, तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि ये जो LIC का मामला है ये हमारे प्रस्तावना के खिलाफ है। यानी प्रस्तावना में लिखा हुआ है समानता और एकता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार हर एक व्यक्ति को समान मिलना चाहिए, और ये हमारे मूल फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, यानी मूल अधिकार के भी खिलाफ है। इस वजह से इसे खारिज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया कि हाँ, ये सही बात है, ये प्रस्तावना जो है हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है, और फंडामेंटल राइट के भी ये खिलाफ है, इसकी सुविधाएं सबको मिलना चाहिए, इसलिए इसको क्या किया गया, पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। यानी LIC मामला में भी कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है हमारा महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे हम सुंदरता के तौर पे नहीं देखेंगे। अब देखिए, अब कितने लोगों का निष्कर्ष निकल रहा है कि जो प्रस्तावना है इसका भाग, कितने लोगों ने कहा कि भाग है और कि कौन लोग कहें कि भाग नहीं है। तो देखिए, तीन जजों ने कहा, किस 3 केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं, महत्वपूर्ण भाग है। केशवानंद भारती केस में हमने बताया, फिर SR बोबोई में हमने बताया, और LIC में हमने बताया कि प्रस्तावना जो है हमारा भाग ही नहीं, महत्वपूर्ण भाग है संविधान का। और देखिए, इसके महत्व सिग्निफिकेंस क्या निकल के आ रहे हैं। सिर्फ एक केस में कहा गया था, वो कि बीरू बाड़ी जो केस था, उसमें यानी 7 जज बैठे थे, तो 7 जज 13 जज खारिज कर दिए उनके बातें को। तो बस उन्होंने ही कहा था कि जब हम कहीं भी लिखना रहेगा तो हम यही लिखेंगे, उस केस में ये कहा गया था, और बाद में इसको केशवानंद भारती केस में से उसको खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आया, तो इसमें क्या प्रस्तावना की वजह से संसद को क्या कोई शक्ति मिलती है या नहीं मिलती, उसकी शक्ति को कम किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रस्तावना को देखते हुए संसद को कोई ऐसी शक्ति नहीं मिलती जो कि वो बढ़ावा मिल सके, और न कि उनकी कोई शक्ति को हम कम कर सकते हैं। तो न तो कुछ मिल सकती है, हाँ, हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की जो इनके जो ये लोग करते हैं उसमें कुछ कम कर सकती है, लेकिन अभी नहीं कर सकती, ये बहुत दूर की बातें हैं। इतना आसान नहीं है कि ये इसके तौर पे ये कह दें कि नहीं
आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संदर्भ में कहा कि नहीं, ये तो न तो कोई शक्ति देती है न तो कोई शक्ति कम करती है। तो अब बात निकल के आ रही है कि कोई व्यक्ति प्रस्तावना को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में ये दावा कर सकती है या सरकार की कही हुई बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो यानी एक वर्ड आता है प्रवर्तनीय और दूसरा वर्ड आता है न्याय योग्य। यानी इंग्लिश में देखेंगे तो कहेंगे इनफोर्सिएबल और न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल। इस शब्द को हम देखते हैं क्या है। तो इसका जवाब है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर प्रस्तावना में लिखी हुई बातों के लेकर के जा रहा है कि प्रस्तावना में ये चीज़ लिखा हुआ है और हम इसके खिलाफ आए हैं, तो वो सीधे सीधे कहेगा कि देखिए जो प्रस्तावना है वो परिवर्तनीय नहीं है। हम सिर्फ प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को लिखी हुई बातों को लेकर के हम न्याय नहीं कर सकते। और यदि प्रस्तावना में नहीं लिखी हुई है और संविधान में लिखा हुआ है तो उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 के तहत जाएंगे। अपना जा कर के चीज़ों को बता सकते हैं कि नहीं, हमारा ये मूल अधिकार है, इसमें ये लोग हनन कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि क्या प्रस्तावना अपने आप में परिवर्तनीय है या नहीं है। तो प्रस्तावना अपने आप में परिवर्तनीय नहीं है। सिर्फ प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को ले जा कर के सुप्रीम कोर्ट में दायर करें तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे मना कर देगी कि प्रस्तावना जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी परिवर्तनीय नहीं है। अगर दोनों में लिखा हुआ है तो आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर एक्शन लेगी। और यदि उसमें नहीं लिखा, प्रस्तावना में नहीं लिखा है फंडामेंटल में, तब भी लेगी। तो ये हो गया। और जब आप उसमें लिखी हुई बातों को लेकर के जाएंगे, जो प्रस्तावना में लिखी हुई बातें हैं उसको लेकर जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह देगी आपने जो लाया ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा सा उसके नीचे पढ़ लिए होते आर्टिकल 37, उसमें लिखा हुआ है डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन न होते हुए भी, डीपीएसपी में परिवर्तन न होते हुए भी जो प्रस्तावना है हमारा नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन न होते हुए भी देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण है किंतु इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो ये चीज़ इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम इन सभी चीज़ों को मिला करके अगर ये पढ़ें तो यानी लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि जो प्रस्तावना है हमारा संविधान का भाग है। और सिर्फ एक केस में माना गया था कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये सब चीज़ें थीं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यदि कोई त्रुटि होगी, एक वीडियो हम और बनाएंगे जो कि उसमें लिखा हुआ है परिवर्तनीय, संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें परिवर्तन हो सकता है या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो संशोधन को लेकर के एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी चीज़ें वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि सोनिया गांधी ने अगर हुआ भी होगा तो किस लिए होगा, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था, सोनिया गांधी तो खैर थी ही नहीं उसमें। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।